आपके घरों में कोई अशोका पैदा होगा, महाराजा सुहेलदेव पैदा होगा, पृथ्वीराज चौहान पैदा होगा, महाराज निषाद पैदा होगा, अहिल्याबाई होलकर पैदा होगी, माता सावित्रीबाई फुले पैदा होगी, तब आपका विकास होगा, तब आप आगे के रास्ते पर बढ़ेंगे। आप अगर एक ऐसा नेता जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री का पद हासिल किया, एक ऐसा नेता जिसे कांशीराम का बहुत करीबी माना जाता था, एक ऐसा नेता जो मायावती की सरकार में लगातार 2 बार बड़े कामकाज करते हुए देखा गया और अहम किरदार निभाते हुए भी पाया गया, एक ऐसा नेता जिसने यूपी में कुशवाहा समाज को नए राजनीतिक मंच दिए। लेकिन आज चर्चा होगी उस नेता के राजनीतिक सफर की, जो शुरू तो एक कुर्सी से हुआ था मगर जेल की सलाखों तक भी गया। लेकिन क्या जेल की सलाखों से बाहर आकर दलितों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की इस लड़ाई को और मजबूत कर पाएंगे बाबू सिंह कुशवाहा? इन तमाम चीजों के लिए देखिए यूपी की कुशवाहा का एपिसोड 2। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई ऊपर से आकर के आएगा और हमारा विकास करेगा, कोई चमत्कार करेगा, कोई ऊपर से आने वाला नहीं है। जो आए थे अपनी जिम्मेदारी को निभा करके चले गए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और ये उत्तर प्रदेश के कुशवाहा का दूसरा एपिसोड है, जिसमें आप जानेंगे कि बाबू सिंह कुशवाहा कौन है और क्या है जनाधिकार पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में 13% वोट बैंक की प्रतिनिधित्व का दावा ठोकती है। बात करेंगे आज की कहानी में एक ऐसे नेता की जिसे काशीराम का विश्वास पात्र माना गया, एक ऐसे नेता की जो उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा। कहानी उस नेता की जिसने राजनीति के पहनावे की परिभाषा को भी थोड़ा बहुत बदला। कहानी उस नेता की भी जिसने मायावती के शासन के समय उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़े खास और अहम रोल अदा किए। कहानी उस नेता की भी जिससे मायावती का छुटपुट विवाद भी हुआ। कहानी उस नेता की जिसने बसपा से अलग हटकर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी खड़ी की कि उत्तर प्रदेश में जिसने एक अलग राजनीतिक परिभाषा तय की। ये तमाम कहानियां उस दौर में जब काशीराम बसपा की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे। कुछ गिने चुने नाम जिन्हें बसपा का शिल्पकार भी कहा जाएगा, बाबू सिंह कुशवाहा उसमें से एक नाम थे। उस दौर में जब पिछड़ों के अधिकार की, दलितों के अधिकार की और सामाजिक न्याय के अधिकार की लड़ाई का दौर शुरू था, चाहे वो काशीराम हो, चाहे मायावती हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, उस दौर के तमाम लोग एक साथ एक राजनीतिक मंच पर इकट्ठा हुए थे। वजह यह थी कि सिर्फ दलितों के वोटों को इकट्ठा करके उनके प्रतिनिधित्व से मुख्यमंत्री की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती थी, इसलिए पिछड़ों के वोट बैंक को भी जोड़ा। काशीराम ने उस दौर में बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुनीलाल पटेल जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को खड़ा किया। और इसके बाद जो बड़ी चीज आपके सामने है कि जो पिछड़ा वोट बैंक था वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में सुरक्षित हुआ। इस वोट बैंक का सीधा असर ये था कि जो पिछड़े पहले राजनीतिक तौर पर सत्ता हासिल करने से कोसों दूर खड़े थे, जब उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला तो वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी की दशा और दिशा तय करने लगे। यही वो दौर था जब यूपी की राजनीति एक नए रंग रोगन में आने का प्रयास कर रही थी, जब बसपा का उदय हो रहा था। लेकिन बसपा के उदय के बाद, 2 बार की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बाद, सामाजिक न्याय के लंबे संघर्ष के बाद जो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व बाबू सिंह कुशवाहा कर रहे थे, उन पर उनकी पकड़ मजबूत बनती चली गई। जिस दौर में बसपा में वो मंत्री रहे, उन्होंने सर्वजन्य के लिए जो काम किए और जिस तरीके की उनकी छवि बनी, कहीं ना कहीं बसपा में कुशवाहा समाज के एक सबसे अहम व्यक्ति के तौर पर वो मौजूद रहे। लेकिन 2007 से 2012 का वो दौर, जिस दौर में बाबू सिंह कुशवाहा, मायावती और उन तमाम लोग जो उस सरकार को मुस्तैदी से चला रहे थे, कुछ समीकरण बिगड़े, कुछ स्थितियां बनी जिनमें क्या आरोप लगे, क्या सही है, क्या गलत है। इस एनआरएचएम कहानी, जो एनआरएचएम घोटाले की कहानी है, ये हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन इस एपिसोड में आप जानिए कि किस तरीके से काशीराम ने पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए तमाम ओबीसी बड़े नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया। बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व की अगर बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा 2 बार मंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार अपनी मजबूत दावेदारी रख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका एक लंबा समय बीता है और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ चुकी हैं। अब स्थिति देखिए कि गाजीपुर की सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, वहां से उन्हें 2,74,000 वोट मिला। और उसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, उसको 3,06,000 वोट मिले। तो ये 30,000 से 32,000 वोटों के डिफरेंस की महज कमी थी। तो कहीं ना कहीं इससे आप ये तो समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र है, वहाँ पर जो कुशवाहा समाज है, जो पिछड़े ये वोट बैंक की राजनीति है, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा की एक मजबूत पकड़ है। अब समीकरण कैसे बदल सकते हैं, इस बात को भी समझिए कि 2022 का ये चुनाव जो है, ये ज़्यादातर पिछड़ों के हक और अधिकार का चुनाव है। ये चुनाव जातिवार जनगणना की तरफ जाता दिख रहा है। ये चुनाव जातिवार जनगणना से अलग सामाजिक न्याय की मांग करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्थिति में चुनाव होता है तो जो पिछड़ों का वोट बैंक अखिलेश यादव को मिलने की स्थिति में खड़ा है, उसमें सेंधमारी होगी, वो वोट बैंक कमजोर होगा अगर बाबू सिंह कुशवाहा उस तरफ नहीं जाते हैं। और पिछड़ों के वोट बैंक के बंटने की वजह से ही मायावती की सरकार गिरी थी। आप अगर 2007 से 2012 का वो दौर देखें जब मायावती को मजबूत सत्ता हासिल हुई थी, आखिर क्या वजह थी कि 2012 में वो सरकार नहीं बना पाई? उसकी बड़ी वजह यही मानी जाती है, राजनीतिक दिग्गज बताते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जब पार्टी से अलग हुए तो कहीं ना कहीं उसका असर मायावती की पूरी राजनीतिक करियर पर भी पड़ा। उसके बाद से लंबे समय से मायावती सत्ता में नहीं आ पाई। राजनीतिक दिग्गजों का यह भी मानना है कि अगर बाबू सिंह कुशवाहा कहीं मायावती का दामन थाम लेते हैं या उनके साथ चले जाते हैं, तो इस बार जो लड़ाई भाजपा बनाम अखिलेश दिख रही है, वो लड़ाई में त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाएगी। और कुछ राजनीतिक दिग्गज ये भी मानते हैं कि अगर मायावती को सरकार में आना है तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ उन्हें जुड़ना ही होगा। तो इस सब चीजों से आप एक बात तो समझते हैं कि यूपी की राजनीति में जो पिछड़ा वोट बैंक है और उसकी जो 12% कुशवाहा आबादी है, अगर मोटे तौर पर देखें तो 13%, उसका एक मजबूत प्रतिनिधित्व जनाधिकार पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं। 2016 में उन्होंने जनाधिकार नाम से अपनी एक पार्टी बनाई, जो पार्टी जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। उसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो शोषितों, दलितों, वंचितों और पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए, जैसे बसपा का डिजाइन है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बसपा की कमजोरी का अगर आंकड़ा आप देखें तो बसपा जो पहले सत्ता में थी उसका 20 से 25% का वोटर टूट करके बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आया, जिसका फायदा भाजपा ने उठाया। अब अगर भाजपा के खिलाफ लड़ाई मजबूत करनी है तो वो जो वोटर जो बसपा से टूटा था और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ है, उस वोटर को जो भी पार्टी मोबिलाइज करेगी, वो भाजपा हो या सपा, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चुनाव के परिणाम अभी तय नहीं दिख रहे हैं, जो मन में हलचल है, जो सवाल है, वो फिर साफ हो जाएंगे। क्योंकि 2 से 3 और गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों के परिणाम लगभग तय हो जाएंगे। लेकिन इस एपिसोड में आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुशवाहों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे काशीराम के दौर से शुरू होता है, कैसे बसपा गठित होती है, फिर उससे टूटता है, बसपा की हार होती है और अब वो उत्तर प्रदेश में एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनाने की मजबूत स्थिति पर खड़ा है। अमूमन अगर आप देखते हैं तो जिस हिसाब की हमारी बात हो रही है, जैसे हम आउटकम्स मिल रहे हैं, 100 के आसपास जो सीटें हैं चिन्हित, उन पर जनाधिकार पार्टी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, मंशा बना रही है। अब यहां पर क्या हो सकता है कि जनाधिकार पार्टी का कुछ इन 100 विधानसभा सीटों में से अगर 10 से 15 सीटों पर देखें तो वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद देखें 40 सीटों पर तो एक मार्जिनलाइज सेक्शन पर आकर रुकता है। बाकी जो 50% सीटें हैं उन पर थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप पूरा औसतन अनुमान लगाएं तो 100 सीटों पर कहीं 7,000, कहीं 12,000, कहीं 15,000, कहीं 40,000, कहीं 60,000, कहीं 9,000, इस तरीके की संख्या पे आप वोट गेन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है या बीजेपी जिस पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, अगर कहीं भी उसे 7 से 10,000 के वोट का नुकसान होता है तो स्थितियां और समीकरण बदलेंगे। इसलिए इस गठबंधन पर सबकी नजर टिकी हुई है। आप अभी 6 दिन पहले की खबर देखेंगे तो टीवी 9 भारतवर्ष कहता है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत भी दिए हैं। उस एक खबर में एक बात आप देखेंगे तो साफ दिख रही है, बाबू सिंह कुशवाहा किसी भी पार्टी के खिलाफ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनकी अपनी कुछ नीतियां हैं जिन पर वो कह रहे हैं कि अगर इन्हें जो पार्टी पूरा करती है उससे गठबंधन किया जाएगा। कि बीजेपी को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा या सपा को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। हम जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए इस देश में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है
वो अधिकार हमें और गरीब लोगों को मिल सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनाधिकार पार्टी अपने मुद्दों को लेकर पूरी तरह से तटस्थ दिख रही है। अब देखना यह है कि जो 2022 में ओबीसी का चुनाव है उसमें ये कुशवाहा वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट होता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है, क्या ये अखिलेश के साथ जाने वाला है, या फिर कोई तीसरा समीकरण बनेगा। जो भी होगा हम आपको तीसरे एपिसोड में जरूर बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए और पिछड़े वर्ग की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सवर्णों के हाथों में है। तो इस देश के पिछड़ों को और तमाम अल्पसंख्यक समाज को अपने वर्ग के हितों के लिए अपने मीडिया को भी मजबूत करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए।